चलो एक असहज सच्चाई से शुरू करते हैं, जो वाशिंगटन में कोई जोर से कहना नहीं चाहता। क्लाइमेट एग्रीमेंट्स ने पैसे खर्च किए हैं, सभी एग्रीमेंट्स ने पैसे खर्च किए हैं। जो तुम अभी देख रहे हो, ये इंडस्ट्रियल माइग्रेशन यूरोप से अमेरिका की तरफ, ये विक्ट्री लगता है, ये विनिंग लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा ट्रंप ने उन विथड्रॉल ऑर्डर्स साइन करते वक्त प्रॉमिस किया था। फॉक्स न्यूज इसे ग्रेट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस कह रहा है। CNBC फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के चार्ट्स दिखा रहा है जो गल्फ कोस्ट की तरफ बह रहे हैं। और स्टॉक मार्केट तो यूफोरिक है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ऊपर, एनर्जी कंपनियां ऊपर। टेक्सास में इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट 18 महीनों में 40% ऊपर। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें आज रियल नंबर्स से, IMF, फेडरल रिजर्व, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हार्ड डेटा से दिखाने जा रही हूँ कि ये अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे महंगी शॉर्ट टर्म विन हो सकती है। क्यों? ये मोमेंट अभी अमेरिकन एम्पायर के अंत की शुरुआत हो सकता है। नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रम्प डिड, बल्कि बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिस्ट्रॉयड टू डू इट। रिमेंबर, ऑल एग्रीमेंट्स वुड हैव cost money, not in some abstract future harm sense, in real GDP, in real jobs, in real competitive advantage जो अमेरिकन कंपनियां 2 दशकों से हेमरेज कर रही थीं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ने यूनाइटेड स्टेट्स को कमिट किया था इमिशंस को 2005 लेवल से 30% तक रिड्यूस करने का 2030 तक। एक पल सोचो कि इसका असल मतलब क्या है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए पावर प्लांट्स पर रेगुलेशंस, हर व्हीकल पर फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स जो डेट्रॉइट असेंबली लाइंस से निकलते हैं, ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस के लिए मीथेन रूल्स, और हर सेक्टर में सैकड़ों बिलियंस कॉम्प्लायंस कॉस्ट। अमेरिका में हर टन स्टील, हर केमिकल प्लांट, हर रिफाइनरी, हर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक रेगुलेटरी बर्डन कैरी कर रही थी जो दूसरे देशों के कॉम्पिटिटर्स के पास सिंपली नहीं था। इसी बीच, और ये वो पार्ट था जिससे ट्रंप का खून खौलता था, जिसे उनके एडवाइजर्स हर ब्रीफिंग में सर्कल करते थे। चाइना बिल्कुल अलग गेम खेल रहा था। बीजिंग की पेरिस कमिटमेंट थी इमिशंस को 2030 तक पीक करने की, रिड्यूस नहीं पी। उन्होंने खुद को एक्सप्लिसिट परमिशन दी थी एक और डिकेड तक इमिशंस बढ़ाने की, जबकि अमेरिकन कंपनियां बिलियंस खर्च कर रही थी प्लांट्स रेट्रोफिट करने में, कार्बन कैप्चर इंस्टॉल करने में, रिन्यूएबल एनर्जी मैंडेट्स मीट करने में। और तुम जानते हो चाइना ने उस रनवे का क्या किया? उन्होंने इसे ब्रिलियंटली यूज किया। चाइना अब दुनिया के 80% से ज्यादा सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करता है, 60% विंड टर्बाइन्स, 75% इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। उन्होंने ग्रीन ट्रांजिशन की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बिल्ड कर ली, जबकि अमेरिकन कंपनियां ग्रीन ट्रांजिशन को कॉम्प्लाई करने में बिजी थीं। ये डार्क आयरनी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अमेरिकन ने इंडस्ट्री पर लगाया हर क्लाइमेट रेगुलेशन यहाँ चीजें बनाने को महंगा बनाता था। वो हायर कॉस्ट, चीपर अल्टरनेटिव्स की डिमांड क्रिएट करती थी, और वो चीपर अल्टरनेटिव्स आते थे चाइना से, उस कंट्री से जिसने खुद को पॉल्यूट करते रहने की परमिशन दी थी। जब जर्मन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस 2024 क्राइसिस में $900 पर मेगावाट आवर हिट किए, ये टाइपो नहीं है। 900। अमेरिकन नेचुरल गैस $3 पर मिलियन BTU ट्रेड कर रही थी। यूरोपियन गैस 14 सेम मॉलिक्यूल के लिए 4 गुना कॉस्ट। 2025 में EU में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स से 2 गुने थे, 2 गुने, और चाइना से 50% हायर। जर्मन हाउस होल्ड्स $3,880 पे करते हैं 100 किलोवाट आवर्स के लिए। पूरे यूरोप में सबसे हाईएस्ट अमेरिकन हाउस होल्ड्स, उसका फ्रैक्शन। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इन नंबर्स को देखा और ग्रीन हैंडकफ्स देखे अमेरिकन इंडस्ट्री के चारों तरफ लिपटे हुए, और उन्होंने लॉकपिक करने का डिसाइड किया। क्लाइमेट एग्रीमेंट से विथड्रॉल का असल मतलब क्या है? आइडियोलॉजी स्ट्रिप करो, पॉलिटिकल थिएटर इग्नोर करो, भूल जाओ
कि तुम क्लाइमेट चेंज में बिलीव करते हो या होप्स मानते हो। सिर्फ नंबर्स देखो, सिर्फ नंबर्स। अमेरिकन एलएनजी एक्सपोर्ट्स 2025 में 13.7 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे हिट किए। पर्सपेक्टिव में समझो, ये इतनी नेचुरल गैस है जो हर दिन 50 मिलियन होम्स हीट कर सकती है। टैंकर्स पर लोड होकर ओवरसीज शिप की जा रही है। 2028 तक नॉर्थ अमेरिका की एलएनजी एक्सपोर्ट कैपेसिटी डबल से ज्यादा हो जाएगी। गल्फ कोस्ट पर नए टर्मिनल्स ऑनलाइन आ रहे हैं। प्लेक माइंस इन लुजियाना शिपिंग शुरू कर चुका है। कॉर्पस क्रिस्टी स्टेज 3 ऑपरेशनल है। गोल्डन पास अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस गैस का ज्यादातर यूरोप जा रहा है। फरवरी 2025 में ईयू के सभी एलएनजी इंपोर्ट्स का 58% यूनाइटेड स्टेट्स से आया। फिर कहती हूँ 58%। ईयू 3 साल से कम में अमेरिकन गैस पर डिपेंडेंट हो गया। दशकों तक रशिया पर एनर्जी डिपेंडेंस रिड्यूस करने की कोशिश के बाद उन्होंने एक डिपेंडेंसी को दूसरी से बदल लिया और उसके लिए पे भी किया। ईयू ने 2022 से 2024 के बीच एलएनजी इंपोर्ट्स पर लगभग $225 बिलियन खर्च किए। उसमें से 100 बिलियन डायरेक्टली अमेरिकन एनर्जी कंपनियों को गए। शेनियर वेंचर ग्लोबल सेरा अमेरिकन शेयर होल्डर्स, अमेरिकन जॉब्स, अमेरिकन प्रॉफिट्स। ये फ्री ट्रेड नहीं है, ये एनर्जी डिपेंडेंसी है और ट्रंप ने इसे वेपनाइज किया। यूरोप में नेचुरल गैस प्राइसेस यूनाइटेड स्टेट्स से 3 से 5 गुना हायर रहते हैं। होलसेल इलेक्ट्रिसिटी ईयू एवरेज अर्ली 2025 में $90 पर मेगावाट आवर हिट किया। यूएस 48 लगभग हाफ प्राइस। एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल्स, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, सेरामिक्स, पेपर ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज नहीं है, ये देख से टेंस है। तुम कॉम्पीट नहीं कर सकते जब तुम्हारा प्राइमरी इनपुट तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स से 2 गुना महंगा हो। बीएसएफ जर्मनी का केमिकल जायंट दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी को 2022 में अकेले 3.2 बिलियन अतिरिक्त एनर्जी कॉस्ट फेस करने पड़े। उन एक्स्ट्रा कॉस्ट का 84% उनके यूरोपियन ऑपरेशंस पर हिट किया। उनके सीईओ ने इसे अनबेरेबल कहा तो उन्होंने क्या किया? लुडविग्सहाफेन में अमोनिया प्रोडक्शन लाइंस क्लोज कीन, फर्टिलाइजर फैसिलिटीज शट डाउन कीन। दुनिया भर में 2600 जॉब्स कट किए, ज्यादातर जर्मनी में। और वो कहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं? यूरोप में नहीं, एशिया में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, टेक्सास, लुजियाना, जहां एनर्जी सस्ती है और क्लाइमेट रेगुलेशंस मेमोरीज हैं। वोक्सवैगन ने गोल्फ प्रोडक्शन मेक्सिको शिफ्ट करने पर विचार किया, लेबर कॉस्ट के लिए नहीं, एनर्जी कॉस्ट के लिए। टाइसन ने जर्मन स्टील प्लांट्स क्लोज करने अनाउंस किए। स्पा ने राइनबर्ग एल्यूमिनियम स्मेल्टर शट डाउन किया। न्यूयॉर्क ने जिंक ऑपरेशन सस्पेंड किए। जर्मन मैन्युफैक्चरिंग ने 2024 में अकेले 1,20,000 जॉब्स लॉस्ट किए। टोटल मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट 6.67 मिलियन पर ड्रॉप हो गया। डेकेड्स में सबसे लोएस्ट। ट्रंप ने सिर्फ क्लाइमेट एग्रीमेंट से विदड्रॉल नहीं किया, उन्होंने इतना मासिव एनर्जी आर्बिट्राज क्रिएट किया कि यूरोपियन इंडस्ट्री के पास माइग्रेट करने या डाई करने के सिवा चॉइस नहीं है। जर्मन इकोनॉमी 80 सालों से यूरोप का इंडस्ट्रियल इंजन खोखली हो रही है। चाइनीज कंपटीशन से नहीं, ऑटोमेशन से नहीं, इनोवेशन की कमी से नहीं, अमेरिकन नेचुरल गैस से। और ये इसका सिनिकल जीनियस है। यूरोप ने जिन क्लाइमेट पॉलिसीज को चैंपियन किया था, उन्होंने खुद को उस कंट्री के एनर्जी एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट बना लिया जो उन पॉलिसीज को अबैंडन कर चुका है। यूरोप ने अपने प्रिंसिपल्स के लिए पे किया, अमेरिका ने चेक कैश किया। लेकिन ट्रंप क्लाइमेट पर नहीं रुके। क्लाइमेट तो बस शुरुआत थी। उनके डायरेक्टिव ने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट किया। उस नंबर को रिपीट करती हूँ, 66। ये पॉलिसी एडजस्टमेंट नहीं है, ये डेमोलिशन प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेंडेमिक के दौरान पुल आउट। यूनेस्को, कल्चरल एंड एजुकेशन एजेंसी गॉन। यूएन पॉपुलेशन फंड जो 150 कंट्रीज में मैटरनल हेल्थ सपोर्ट करता है,
डिफेंडेड इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दुनिया का प्रीमियर साइंटिफिक बॉडी ऑन क्लाइमेट अबैंडन्ड यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, खुद वो फाउंडेशनल ट्रीटी जिस पर 197 नेशंस ने साइन किया था। अमेरिका वॉकअवे, आर्म्स कंट्रोल कमिटीज, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पीस कीपिंग कमीशंस, ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंसेज, विमेंस राइट्स एजेंसीज सब लिस्ट में। व्हाइट हाउस का जस्टिफिकेशन, ये ऑर्गेनाइजेशंस यूएस नेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। रेडिकल क्लाइमेट पॉलिसीज, ग्लोबल गवर्नेंस और आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम से कैप्चर्ड हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने उन्हें एंटी अमेरिकन, यूजलेस या वेस्टफुल कहा और ग्लोबलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स को सब्सिडाइज करना बंद करने का वादा किया जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ एक्ट करते हैं। रियल स्ट्रेटेजिक सिंपलर कोडेड, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए पे करना बंद करो, बायलेटरल डील्स पर स्विच करो। अमेरिकन प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए पे करो। अमेरिकन ट्रेड एक्सेस चाहिए, कंसेशंस दो। अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसे वर्थ हमारे भाईल बनाओ। ये ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है, स्ट्रिप टू इट्स बोन्स। नो मोर कंट्रीब्यूटिंग टू इंस्टीट्यूशंस जो अमेरिकन पॉलिसी क्रिटिसाइज कर सकती हैं। नो मोर फंडिंग साइंटिफिक बॉडीज जो इनकन्वीनियंट रिसर्च पब्लिश कर सकती हैं। नो मोर सब्सिडाइजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं दिखाते और शॉर्ट टर्म में पेपर पर ये सेविंग्स लगते हैं। यूएस ज्यादातर इन ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा फंडर था। पुल आउट करने से बिलियंस एनुअली सेव होते हैं, डायरेक्ट मेजरेबल बजटरी सेविंग्स, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तुम्हें नहीं बताएगा। हर ब्रीफिंग, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर विक्ट्री लैप में वो इसे छोड़ देते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस चैरिटी नहीं थे, हैंडआउट्स नहीं थे। अमेरिका गुड ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए दिल से नहीं कर रहा था, वो अमेरिकन कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स थे। मैं चाहती हूँ तुम कुछ फंडामेंटल समझो कि एम्पायर्स कैसे वर्क करते हैं। नॉट हाउ वी थिंक दे वर्क, हाउ दे एक्चुअली वर्क। यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से सुपर पावर नहीं बना। हर ग्रेट पावर के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, वो टेबल स्टेक्स है। अमेरिका को डिफरेंट क्या बनाता था? अमेरिकन डोमिनेंस को हर पिछले एम्पायर से क्वालिटेटिवली डिफरेंट क्या बनाता था? वो ये कि अमेरिका ने ग्लोबल ऑर्डर की आर्किटेक्चर बिल्ड की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने सिर्फ जीता नहीं, उसने नेक्स्ट 80 सालों के लिए सबके खेलने के रूल्स डिजाइन किए। यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, आईएमएफ हेडक्वार्टर्ड इन वॉशिंगटन, वर्ल्ड बैंक headquartered in Washington, NATO led by an American Supreme Commander, WTO built on American trade principles, SWIFT financial messaging system operating under American oversight। ये इंस्टीट्यूशंस चैरिटी के लिए नहीं क्रिएट किए गए थे, जेनरोसिटी की वजह से नहीं, ये क्रिएट किए गए थे ताकि ग्लोबल रूल्स अमेरिकन इंटरेस्ट्स रिफ्लेक्ट करें। डॉलर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी रहे, ट्रेड अमेरिकन अलाइंड चैनल से फ्लो करे, डिस्प्यूट्स ऐसे फोरम्स में सेटल हों जहां वॉशिंगटन का डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस हो। जब अमेरिका ने 1944 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम सेट अप किया तो दुनिया की मदद के लिए नहीं किया, पोस्ट वॉर वर्ल्ड को अमेरिकन वर्ल्ड बनाने के लिए किया। डॉलर गोल्ड से पेग्ड था, हर दूसरी करेंसी डॉलर से पेग्ड थी। अमेरिकन बैंक ग्लोबल कॉमर्स की ऑटरीज बन गए। अमेरिकन लॉ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफॉल्ट फ्रेमवर्क बन गया। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था। न्यू हैम्पशायर के एक रिसोर्ट होटल में अमेरिकन एंड ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया अमेरिकन डोमिनेंस को अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी से लंबा चलाने के लिए बिल्ड किया गया। 80 सालों तक इस सिस्टम ने अमेरिकन पावर पर कंपाउंड इंटरेस्ट डिलीवर किया। हर साल अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, नॉट बिकॉज अमेरिका ने ज्यादा कंट्रीज इन्वेट की, बल्कि बिकॉज रूल्स खुद अमेरिकन एडवांटेज रिइंफोर्स करते थे और ट्रंप इसे डिसमेंटल कर रहा है। नो मोर फंडिंग साइंटिफिक बॉडीज जो इनकन्वीनियंट रिसर्च पब्लिश कर सकती हैं। नो मोर सब्सिडाइजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं दिखाते और शॉर्ट टर्म में
पेपर पर ये सेविंग्स लगते हैं। ये ज्यादातर इन ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा फंडर था। पुल आउट करने से बिलियंस एनुअली सेव होते हैं। डायरेक्ट मेजरेबल बजटरी सेविंग्स, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कोई तुम्हें नहीं बताएगा। वो पार्ट हर ब्रीफिंग, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर विक्ट्री लैप से छोड़ देते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस चैरिटी नहीं थे, हैंडआउट्स नहीं थे, गुड ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए नहीं, वो अमेरिकन कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स थे। रिस्क नंबर 1, चाइना वैक्यूम। जियोपॉलिटिक्स में एक पुरानी कहावत है, नेचर ए बॉस ए वैक्यूम पावर भी। जिस मोमेंट अमेरिका पेरिस क्लाइमेट फ्रेमवर्क से वॉक अवे किया, उस चेयर का खाली होते ही चाइना आगे आया। रिकटेंटली नहीं, एक्सीडेंटली नहीं, वो सालों से इस मोमेंट की प्रिपेयर कर रहा था। बीजिंग अब खुद को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का नया लीडर पोजीशन कर रहा है। सितंबर 2025 के यूएन क्लाइमेट समिट में प्रेसिडेंट शी ने चाइना की नई नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस अनाउंस की, जबकि अमेरिका नोटेबली एब्सेंट था। चाइना ग्लोबल साउथ को चाइनीज लेड ग्रीन इनिशिएटिव्स के चारों तरफ रैली कर रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स ऑफर कर रहा है, वो सब जो अमेरिका पहले प्रोवाइड करता था, और ये वर्क कर रहा है। चाइना अब ग्लोबल सोलर पैनल्स का 80% मैन्युफैक्चर करता है। वो रेयर अर्थ मिनरल्स कंट्रोल करता है, जो बैटरीज और विंड टर्बाइन्स के लिए एसेंशियल हैं। वो स्टैंडर्ड्स लिख रहे हैं, एक्चुअल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर 6G टेलीकम्युनिकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन के लिए। जब अमेरिका रूम छोड़ता है, चाइना चेयर लेता है और फिर रूम रीडिजाइन करता है। चाइना का क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम CIPS अब 19 कंट्रीज में 1967 इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स है। 185 नेशंस में 4800 बैंक लिंक करता है। वो अब एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो स्विफ्ट का अल्टरनेटिव है, डॉलर डेनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस का अल्टरनेटिव, पैरेलल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो न्यूयॉर्क से रूट नहीं होता। EU और चाइना ने जस्ट जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इश्यू किया क्लाइमेट कोऑपरेशन पर, एम्फेसाइजिंग UNFCCC और पेरिस एग्रीमेंट की सेंट्रल रोल को इंटरनेशनल क्लाइमेट कोऑपरेशन का कॉर्नरस्टोन बताते हुए। फ्रांस और चाइना ने पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करने पर बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए। एग्रीमेंट्स अमेरिकन पार्टिसिपेशन के बिना नेगोशिएटेड। देख रहे हो क्या हो रहा है। दुनिया अमेरिका के वापस आने का वेट नहीं कर रही। दुनिया अमेरिका की एब्सेंस के चारों तरफ खुद को रीऑर्गेनाइज कर रही है। अमेरिका ने इन फोरम्स को अबेंडन नहीं किया। अमेरिका ने उन्हें गिफ्ट रैप्ड करके अपने प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर को हैंड ओवर कर दिया। रिस्क नंबर 2, डॉलर का अंत। ये नंबर हर अमेरिकन को डराना चाहिए जिसके पास हाउस, रिटायरमेंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट है। 58%। वो US डॉलर का शेयर ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अर्ली 2025 में 2001 से 52% से डाउन 30 सालों में सबसे लोएस्ट लेवल। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ड्रामेटिकली नहीं और एट वंस नहीं, लेकिन स्टेडली, कंसिस्टेंटली, डेलिब्रेटली। चाइना ने अपने ट्रेजरी होल्डिंग्स नवंबर 2013 के 317 ट्रिलियन से मिड 2025 तक 730 बिलियन तक स्लैश कर दिए। 45% रिडक्शन। वो $0.5 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकन डेट जो चाइना ने डिसाइड किया कि वो होल्ड नहीं करना चाहता। उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू किया। 2024 के लेट तक लगातार 11 महीनों खरीदारी रिजर्व्स 2300 मैट्रिक टन से ज्यादा 283 बिलियन वैल्यू क्यों? क्योंकि डॉलर होल्ड करने का मतलब अमेरिकन सैंक्शंस के लिए वल्नरेबल होना, अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक्सपोज्ड होना, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट करना जो जस्ट 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अबैंडन कर चुके हैं। ब्रिक्स नेशंस ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग ईरान, मिस्र और UAE 90% इंटरनल ट्रेड लोकल करेंसीज में कर रहे हैं, डॉलर को बाईपास करते हुए। 90%
रशिया और चाइना अब ज्यादातर बायलैटरल ट्रेड रूबल्स और युआन में सेटल करते हैं। भारत रशियन ऑयल रुपीस में खरीद रहा है। ब्राजील और चाइना ने युआन रियल सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया। ये क्यों मैटर करता है? तुम्हें बीजिंग और ब्राजीलिया के सेंट्रल बैंकर्स के रिजर्व से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि डॉलर का रिजर्व स्टेटस ही वो है जो अमेरिका को परसिस्टेंट डेफिसिट्स बिना कंसिक्वेंस के रन करने देता है। ये वो है जो अमेरिका को ट्रिलियंस प्रिंट करने देता है। कोविड के दौरान ट्रिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस और बिना इमीडिएट इन्फ्लेशन ट्रिगर किए। जब दुनिया को ट्रेड के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं, अमेरिकन डेट की हमेशा डिमांड रहती है। वो डिमांड इंटरेस्ट रेट्स लो रखती है। वो अमेरिकन इकोनॉमी को फ्लोटिंग रखती है। ये अमेरिकन फाइनेंशियल हेगेमनी की फाउंडेशन है और ये एरोड हो रहा है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक डॉलर्स की डिमांड रेनफोर्स करते हैं। जब अमेरिका इन इंस्टीट्यूशंस को अबेंडन करता है, जब वो अनप्रेडिक्टेबल बनता है, जब वो यूनिलैटरल सैंक्शंस से फाइनेंशियल सिस्टम को वेपनाइज करने की थ्रेट देता है, सेंट्रल बैंक अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगते हैं। वो हेज करना शुरू करते हैं। वो एक ऐसी दुनिया के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं जहां डॉलर अकेला गेम नहीं है। ये कल नहीं हो रहा। डॉलर नेक्स्ट वीक क्रैश नहीं करेगा, लेकिन ट्रेजेक्टरी क्लियर है और एक्सेलरेटिंग रिस्क 3 एलाइज का लॉस। जर्मनी ने जस्ट 100 बिलियन नए डिफेंस स्पेंडिंग अनाउंस की। यूरोप अपनी आर्मी बिल्ड कर रहा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, कंसिक्वेंस है। जब तुम्हारा एलाई अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है, जब वो ट्रीटीज अबेंडन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ करता है, फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों पर टैरिफ्स की थ्रेट देता है, तुम उसके बिना दुनिया के लिए प्लान करना शुरू कर देते हो। EU स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी परसू कर रहा है। वो नाटो से इंडिपेंडेंट डिफेंस कैपेसिटी डेवलप कर रहा है। वो अमेरिका को एक्सक्लूड करने वाले ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। वो अमेरिकन गुडविल पर रिलाई न करने वाले एनर्जी पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहा है। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया 70 सालों से अमेरिकन एलाइज हेज कर रहे हैं। चाइना के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टनर जो एक इलेक्शन की मुहिम पर सपोर्ट विदड्रॉ कर सकता है, वो पार्टनर नहीं है, वो लायबिलिटी है। रिस्क 4, ए वर्ल्ड विदाउट रूल्स। और ये फाइनल रिस्क है जो मुझे रातों को जगाए रखता है। अगर अमेरिका ट्रीटीज ब्रेक करता है, दूसरे भी फॉलो करेंगे। रशिया पहले ही कर चुका है, ईरान कर रहा है, तुर्की बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है, चाइना डिस्प्यूटेड वाटर्स में आइलैंड्स बिल्ड कर रहा है। हम 19वीं सेंचुरी मॉडल की तरफ स्लाइड बैक कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का ग्रेट पावर कंपटीशन विदाउट गार्डरेल्स, रीजनल हेगेमोनीज, स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मिलिट्री पावर से एनफोर्स्ड। उस दुनिया में ट्रेड अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी की फाउंडेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम ग्लोबल सप्लाई चेन पायरेसी जोन से नहीं चला सकते। तुम कॉमर्स नहीं कर सकते जब शिपिंग लिंक्स कंटेस्टेड हों। तुम उन कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो नेक्स्ट ईयर ककवर हो जाएं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए महंगा था, लेकिन अल्टरनेटिव के कंपेयर में सस्ता था। तो ये क्वेश्चन है जो मैं तुम्हारे साथ छोड़ना चाहती हूँ। ट्रंप अमेरिका को मोमेंट में रिचर बना सकता है। 5 साल, शायद 10। सस्ती एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रिटर्निंग, यूरोपियन फैक्ट्रीज टेक्सास शिफ्ट हो रही हैं। ये विनिंग लगता है, लेकिन अमेरिका सबसे सस्ता मैन्युफैक्चरर बनकर सुपर पावर नहीं बना। उसने इंटरनेशनल सिस्टम बिल्ड करके सुपर पावर बना जो अमेरिकन डोमिनेंस को नेचुरल, लेजिटिमेट, इनहेरिटेबल लगाता था। वो सिस्टम 80 सालों में कंस्ट्रक्ट हुआ। ब्रेटन वुड्स में जन्मे इंस्टीट्यूशंस, कोल्ड वॉर के अलायंस नेटवर्क्स, 1990 के दशक के ट्रेड एग्रीमेंट्स, 2000 के दशक के क्लाइमेट फ्रेमवर्क्स। ट्रंप उस इनहेरिटेंस को अमेरिकन हिस्ट्री के किसी भी लीडर से तेज खर्च कर रहा है, और ये वो है जो कोई जोर से कहना नहीं चाहता। एम्पायर्स एक्सटर्नल एनिमीज की वजह से नहीं गिरते, वो गिरते हैं क्योंकि वो उन सिस्टम्स में बिलीव करना बंद कर देते हैं
जिन्होंने उन्हें पावरफुल बनाया था। रोम बारबेरियंस से नहीं गिरा। रोम इसलिए गिरा क्योंकि रोमन्स ने अपनी रोड्स मेंटेन करना बंद कर दिया, अपनी फ्रंटियर्स डिफेंड करना बंद कर दिया, बिलीव करना बंद कर दिया कि उनका एम्पायर कॉस्ट के वर्थ है। क्या सस्ता गैसोलीन एम्पायर के लॉस के वर्थ है? क्योंकि यही ट्रेड हम अभी रियल टाइम में कर रहे हैं। टेक्सास आने वाली फैक्ट्रीज वो रियल हैं, जॉब्स वो रियल है, स्टॉक मार्केट गेंस वो रियल है, लेकिन अमेरिकन लीडरशिप के बिना बन रही दुनिया भी रियल है। डॉलर का ग्लोबल रिजर्व्स में डिक्लाइनिंग शेयर भी रियल है। हर फोरम में चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस जहां अमेरिका ने अबेंडन किया है वो भी रियल है। हम 80 सालों की एक्यूमुलेटेड पावर को शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए ट्रेड कर रहे हैं और वंस इट्स गॉन, वंस इंस्टीट्यूशंस डिसमेंटल्ड, वंस एलांसेज फ्रैक्चर, वंस डॉलर अपनी प्राइमेसी लूज कर ले, हम इसे वापस नहीं खरीद सकते, किसी भी प्राइस पर नहीं। मैं तुम्हें क्या सोचना है नहीं बता रही, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्या होता है वो वॉच करने को कह रही हूँ, क्योंकि इस मोमेंट के कंसिक्वेंसेस वो वॉशिंगटन में किसी को भी एडमिट करने से तेज आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।